वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी, जिसका जो ज्योग्राफी पार्ट है, भूगोल पार्ट चल रहा था। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग भाग नंबर 13। इससे पहले विनिर्माण उद्योग के ऊपर हम 12 वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था, प्रकरण था, जिस पर हमने चर्चा की या अध्ययन किया कि पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें उद्योगों का क्या योगदान है। कि उद्योगों के द्वारा या कारखानों के द्वारा प्रदूषण कैसे फैलाया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण, ये आपने मुख्यतः रूप से पढ़े। आज के हम जो प्रकरण है, आज का जो बिंदु है, उसमें ये पढ़ेंगे कि जो ये उद्योग हैं, ये जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज है, इनसे जो प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में, चाहे वे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, या तापीय प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, इसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको हम रोकथाम कैसे करेंगे। क्यों? अगर ये प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, और जब हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हमको भी सुरक्षित रहना है, साथ में हमारे पर्यावरण को भी हमें सेव करना है, सुरक्षित रखना है। तो हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण पर कैसे रोक लगा सकते हैं। तो आज का जो बिंदु है, प्रकरण है पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। जो हमारा पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारखानों, जैसे जल के ऊपर लेते हैं हम सबसे पहले जल, कि कारखानों के द्वारा जो निष्कासित जो जल है, जिसको हम अशुद्ध जल कहते हैं, या जिसको हम निष्कासित जल, ये जो अपशिष्ट जो पदार्थ है, निष्कासित जो जल है, अगर एक रेशो देखते हैं, अनुपात देखते हैं, तो 1 लीटर अपशिष्ट जल से कितना, 1 लीटर, जैसे 1 लीटर जो जल है, 1 लीटर अपशिष्ट जल से इसका 8 गुना, यानी कि लगभग 1 लीटर जो शुद्ध जल है वे अशुद्ध हो जाता है। देखिए कितना नकारात्मक प्रभाव है कि कारखानों से जो अवशिष्ट जल निकल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई हैं, केमिकल्स मिले हुए हैं या अन्य पदार्थ मिले हुए हैं, तो 1 लीटर अवशिष्ट या अशुद्ध जल से लगभग उसका 8 गुना शुद्ध जो वाटर है, स्वच्छ जल है, उसको दूषित कर देता है। ये बड़ी भारी समस्या है कि 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वस्थ जल है जो दूषित हो जाता है। देखिए जल कितना दूषित हो रहा है। अगर हमको जल का संरक्षण नहीं किया, हमने जल को दूषित होने से नहीं बचाया, तो हम
बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमको जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। औद्योगिक प्रदूषण से जो प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। प्रश्न उठता है अब हमारे सामने कि ये जो जल प्रदूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और सबसे पहले जल प्रदूषित हो रहा है, तो औद्योगिक प्रदूषण से जल को कैसे बचा सकते हैं, जल प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है, प्रश्न ये है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाएं या उसके कुछ सुझाव पढ़ेंगे कि कौन कौन से सजेशंस हैं, कौन कौन से सुझाव है जिससे जल प्रदूषण को बचाया जा सकता है। तो देखिए हम कुछ सुझाव है। नंबर 1, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, उसके क्या सुझाव हैं, या जल प्रदूषण की रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, जल का न्यूनतम उपयोग। कह रहा है कि जल का हमें न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। न्यूनतम उपयोग का मतलब है कि जल को वेस्ट न बहाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते समय जो आपका टेप है, नल है, वे खुला हुआ है। आप ब्रश कर रहे हो आराम से, पानी खुला हुआ है, पानी बह रहा है, ये वेस्टेज है, अनर्थ है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जल का तब जब आप ब्रश कर रहे हो आप उसको नल को बंद कर दें, उसके बाद में यूज करें। ये छोटी छोटी बातें। या जैसे आप पानी पी रहे हो, पानी वैसे खुला हुआ है, या बर्तन साफ कर रहे हो, पानी टूटी खुली हुई है, टेप खुला हुआ चल रहा है, बह रहा है, वेस्टेज जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आपको सुटेबल लगे, उचित लगे, तब उसका प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट है जल का न्यूनतम उपयोग। विभिन्न प्रक्रियाओं में, जो भी हम प्रक्रिया करते हैं दैनिक जीवन में, जब जल का प्रयोग करते हैं, सुबह उठते हैं तब से और पूरे दिन तक कोई ना कोई जल से हमारी क्रिया होती है। चाहे खाना बनाने में हो, बर्तन साफ करने में हो, कपड़े साफ करने में, स्नान करने में, या पशु को पानी पिलाने में, या खेती के करने में, या उद्योगों के लिए, या अन्य किसी संयंत्र में पानी का प्रयोग किया जा रहा है, तो बड़े ही सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जल का पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। पुनः चक्रण माने रिसाइकिल। उस जल का हमको ऐसे प्रयोग करना चाहिए कि उसकी जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो अशुद्धियां हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से उसको दूर कर उसको पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे सामान्यतः आम व्यक्ति के घर में एरो नहीं हो सकता, ये जल के अंदर फ्लोराइड है, कुछ मिला हुआ है, अवशिष्ट पदार्थ जैसे फ्लोराइड है, और हर व्यक्ति नहीं उसका प्रयोग कर सकता। तो क्या करना चाहिए? उसका जल को हमें गर्म करना चाहिए। जल को गर्म करना चाहिए। गर्म करने के बाद में उसको छानना चाहिए। छानने के बाद में उसको ठंडा होने दिया जाए, उसके बाद में उसका प्रयोग किया जाए। या जैसे मान लीजिए जो बचा हुआ जो शेष जल है, जैसे कहीं पर किचन का जो वेस्टेज पानी जा रहा है, जहां हम अपने वॉश बेस है, जब बर्तन साफ करते हैं या अन्य कार्य वॉशिंग का काम करते हैं, उसका जो गंदा पानी है उसको किसी गड्ढे में डाला जाए, या उससे हम बागवानी या कोई ऐसे फील्ड में डाला जाए जहां से उससे हम सब्जियां उत्पन्न कर सकें। यानी एक ही पानी से, जैसे आपके रसोई का जो पानी है वो पाइप के माध्यम से बाहर जा रहा है, और उस पानी को आप किसी ऐसी क्यारी में डाल दीजिए जहां आपके फल लग रहे हैं, सब्जी लग रही हैं, या मान लीजिए आपके कोई गार्डन है, गार्डन में लगा हुआ है,
या कुछ नहीं है तो उसको ऐसा गड्ढा खोद दिया जाए ताकि पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे हमारा पानी का लेवल नीचे की ओर जाए, तो हम जल का चक्रण कर सकते। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण में होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना। जब जब वर्षा होती है, जैसे इस समय मानसून का समय चल रहा है, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल को हमें संग्रहण करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसको हमें जो भी है रासायनिक या भौतिक या यांत्रिक मशीनों के माध्यम से उसकी अपशिष्ट को दूर करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, वर्षा के जल का। इसका वर्षा के जल का, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। भारत के अंदर जो एक राजस्थान जो एक राज्य है, जो पश्चिमी भारत में स्थित है, वहां पर जल का बहुत अभाव है, जल की बहुत कमी है। जैसे जो डेजर्ट एरिया है, जो मरुस्थल वाले क्षेत्र है, उनको पानी के लिए बड़े दूर दराज क्षेत्र में जाना होता है पानी लाने के लिए, क्योंकि पानी की कमी है। तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अपने फील्ड में, अपने खेत में या अपने घर के आंगन में अब इस प्रकार से एक कुआं बना लेते हैं, इस प्रकार से एक गड्ढा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, ये फील्ड, और इस फील्ड के अंदर ये 15 से 20 या जितना उसका परिवार बड़ा है कि एक परिवार में कितने पानी की आवश्यकता होती है। अगर बड़ा परिवार है तो अधिक गहरा गड्ढा होगा, छोटा परिवार है तो कम गहरा। तो एक गड्ढा बना लेते हैं, इसको हम पक्का भी बना सकते हैं और कच्चा बना सकते हैं। मोस्टली पक्का बना देते हैं और इसको सीमेंटेड से ऐसा स्लोप बना देते हैं, ऐसे चारों तरफ से स्लोप, कि जो वर्षा का पानी आया तो चारों तरफ से जो ये वर्षा की बूंदें गिरी और ये इस गड्ढे में चली जाएगी, इस कुएं में चल जाएगी, और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको ढक दिया जाता है, और उसके बाद में इसके पानी को प्रयोग किया जाता है। पीने के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल क्लीन होता है, साफ होता है, और साफ पानी इसमें जाया जाता है, और यह जाली लगा दी जाती है ताकि कोई गंदगी इसमें अंदर प्रवेश नहीं हो। तो देखो वर्षा के जल को किस प्रकार से सुरक्षित, इसको बोलते हैं मोस्टली कू, या तो कू बोलते हैं, कुछ स्थान में इसको टाका, टाका भी बोलते हैं इसको, कू या टाका इसको बोलते हैं। ऐसे ही जल के और क्षेत्र हैं, खड़ी वगैरह। तो ऐसे वर्षा के जल को हमें संग्रहण करना चाहिए। उसके बाद है जल शोधन कार्य। जल शोधन कार्य, जल शोधन का कार्य है कि उद्योगों से निकलने वाला जो गर्म जल है, किसी भी जल के क्षेत्र में जब उसको गिराया जाता है, नदी हो या बहता हुआ कोई गंदा नाला हो या कोई तालाब हो, झील हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें अगर गिराया जाता है तो उससे उसके जीव जंतु मर जाते हैं, बड़ी हानि होती है। इसलिए क्यों ना उस जल का हमें शोधन करना चाहिए, अर्थात अवशिष्ट जल जो गर्म जल है, उद्योगों से निकलने से पहले उसको ठंडा किया जाए। गरम गरम जल बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसको शीतलन करना चाहिए, उसको ठंडा किया जाना चाहिए, उसकी अशुद्धियों को साफ किया जाना चाहिए, तब छोड़ा जाए बाहर, ताकि ये पानी जो बह रहा है, प्राकृतिक रूप से बह रहा है, नदी के द्वारा बह रहा है, या कोई स्ट्रीम झरने के माध्यम से बह रहा है, या कोई तालाब में पानी है, उसको भी दूषित करने से रोकेगा, और साथ में उसमें जो जीव जंतु वे भी बचेंगे। और हाँ, हमारा भूमि और जल संबंध का तो एक गहरा संबंध है। हमारी जो भूमि है उसकी उपजाऊपन भी, उसको ऊपर भी नियंत्रण होगा। क्यों? गंदा जल, अवशिष्ट जल अगर भूमि में धीरे धीरे रिसेगा तो गंदगी, उस जल की गंदगी भी धीरे धीरे भूमि के आंतरिक भाग में जाएगी, जिससे हमारा भूमि
का ऊपरी परत तो अनुपजाऊ हो रहा है, साथ में आंतरिक भाग भी धीरे धीरे अशुद्ध होता जा रहा है। ये भी एक समस्या से होता है। उसके बाद देखते हैं जल शोधन कार्य द्रव्य को तालाब से गिरने से रोका जाए। अब इस शोधनशाला को कैसे कर सकते हैं कि जल को किस प्रकार से हम शोधन कार्य कर सकते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 चरण है, 3 शोधन कार्य है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो गर्म जल है या उद्योगों से निकलने वाला जो गर्म जल है, अवशिष्ट जल है, अशुद्ध जल है, उसका शोधन 3 तरीकों से करेंगे। कितने तरीके से? 3। नंबर 1 प्राथमिक शोधन कार्य। कौन सा है? प्राथमिक शोधन कार्य। कि सबसे पहले हम कौन सी शोधन क्रिया करेंगे? प्राथमिक माने सबसे सर्वप्रथम। नंबर 1 यांत्रिक साधनों से अवशिष्ट पदार्थों की छटाई। यांत्रिक का मतलब है मशीनों के माध्यम से। ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जिससे उस दूषित जल की अवशिष्टियों का, यानी कि जो गंदगियां हैं, अवशिष्ट पदार्थ की अशुद्धियों को अलग किया जाए। कैसे अलग किया जाए? छटाई कर कर, उसकी छटाई कर कर, छटनी कर कर, या उसमें कोई टुकड़े हैं, वैसे कोई पदार्थ के कोई है तो उसको टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर उसके बाद उसको पानी को ढककर और तलछट जमाव की जो छोटे बता दो किसी पात्र में नीचे जमे हुए हैं, तलछट जमाव है, उनको हमें अलग करना चाहिए। प्राथमिक शोधन कार्य में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसकी छटाई करना चाहिए। छटाई करने के बाद जो बड़े बड़े टुकड़े उनको छोटे छोटे टुकड़े करना चाहिए, या उसको किसी भी ऊपर से जो अशुद्धि आ रही है या आसपास से अशुद्धि आ रही है उसको ढककर बचाया जा सकता है, और तलछट जमाव को अलग अलग कर उसका कार्य किया जा सकता है। क्लियर? नंबर 2 द्वितीय शोधन कार्य। द्वितीय शोधन कार्य में क्या करेंगे? जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा द्वितीय शोधन कार्य में करेंगे कि जो जैविक प्रक्रिया है उस जैविक प्रक्रिया के माध्यम से हम शोधन कार्य करेंगे। जैविक प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हमें जीव जंतुओं का संरक्षण के साथ साथ में हमारे पौधारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें वृक्ष, मेखला, पेड़ों को बोना चाहिए, जिससे हमारी अशुद्धियां भी दूर होगी और साथ में पानी को भी शोषण देगा पौधा रोपण। नंबर 3 है तृतीय शोधन। तृतीय शोधन कार्य में क्या होता है? तृतीय शोधन कार्य में जैविक यानी पेड़ पौधे लगाकर, जीव जंतुओं का संरक्षण करना कर, रासायनिक माने ऐसे केमिकल्स वगैरह डालकर पानी को शुद्ध करना, और भौतिक क्रियाओं के माध्यम से, अर्थात आपको जल का शोधन जो कार्य है तृतीय रूप से जैविक क्रिया के माध्यम से, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से और भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से उस जल के अवशिष्ट जल को बार बार चक्रण करेंगे। बार बार कब तक करेंगे? तब तक उसकी अशुद्धियां दूर नहीं हो जाए और वे पानी पुनः प्रयोग करने योग्य नहीं बन जाए। जब तक पानी पुनः प्रयोग करने योग्य नहीं बन जाए तब तक उसको हम जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से बार बार उसकी अवशिष्ट पदार्थों को दूर करेंगे। ये क्रिया हम करेंगे तीनों, तो हमारा जल जो है जो स्वच्छ रहेगा। अन्य सुझाव में देखते हैं, ये तो था जल का। अन्य सुझाव में देखते हैं कि और कौन कौन से सुझाव है जो सामान्य अन्य सुझाव है। सबसे पहले भूमिगत जल का निष्कासन पर प्रतिबंध करना चाहिए। ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे भारत देश में कि जगह जगह पर बोरिंग हो रही है, ट्यूबवेल लग रही है, पानी का जो लेवल है जो नीचे जा रहा है और लगातार ट्यूबवेल लग रही है। तो ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर पानी की कमी है
वहां पर भूमिगत जल के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और हाँ, उन क्षेत्रों पर अवश्य करना चाहिए जो डार्क जोन वाले क्षेत्र में या जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, वहां पर भूमिगत जल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसा एक लीगल कानून बनाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए और बन भी रहा है हमारे देश में कानून कि उसका हमें पालन करना चाहिए कि अधिक से अधिक भूमिगत जल का कंट्रोल करें। क्यों कि लगातार हम भूमि का जल को निकालते रहेंगे तो हमारे जल की कमी आ जाएगी। और कौन से कारखानों में ऊंची चिमनियों का प्रयोग, जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, कारखानों से निकलने वाला जो विषैली जो गैस है, जैसे आपने पढ़ी थी भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड कितना नकारात्मक दुष्प्रभाव था, कितने लोगों की जान चली गई उसमें सुख में। तो कारखानों में जो चिमनियां हैं उसकी चिमनियों की हाइट हमको बढ़ा देनी चाहिए, बहुत ऊंची करनी चाहिए ताकि धुआं ऊपर की ओर चला जाए। उससे भी हमका जैसे ध्वनि प्रदूषण के ऊपर उसके वायु प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण हो सके। साथ में जो कारखानों में जो ऊंची ऊंची चिमनियां लगाएं, ऊंची चिमनियां तो लगानी है, ऊंची चिमनियों के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण और स्क्रब जैसे उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। क्या है ये उपकरण? ये ऐसे उपकरण है जो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करते हैं। और कौन से? गैसीय पदार्थों का जड़त्व रूप से पृथक करना। जड़त्व माना उसका मूल रूप से जो ऐसे पदार्थ जो गैस के साथ मिले हुए पदार्थ है, गैसीय रूप में मिले हुए, जल में मिले हुए, वायु में मिले हैं, जैसे वायु के निलंबित जो कण हैं वे मिले हुए जिससे वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसको हमें उसके जड़त्व यानी उसकी जड़ से, उसके मूल से उसको अलग कर देना चाहिए ताकि उससे बचाए। और कौन से? कोयले के स्थान पर बड़े बड़े उद्योगों में ऊर्जा के रूप में कोयला एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और कोयला जब जलता है तो उससे अधिक धुआं निकलता है और वे धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो क्यों ना कोयला के स्थान पर हमें पेट्रोल, डीजल या गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में करना चाहिए, जिससे हमें इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या है? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे हमें जब विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती या बीच में हेल्प करने के लिए बड़े बड़े जनरेटर लगाए जाते हैं किसी ऑफिस में, कार्यालय में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, तो उन जनरेटरों की आवाज बहुत अधिक आती है जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अगर उसमें कंट्रोल करना है तो जनरेटरों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। जो जनरेटर साइलेंसर से रहित हैं, जिनमें साइलेंसर का प्रयोग नहीं है, उन जनरेटरों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कम आवाज आएगी, कम ध्वनि आएगी और जिससे ध्वनि प्रदूषण पर रोक। उसके साथ में कम ध्वनि वाली मशीनों का प्रयोग ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो ध्वनि प्रदूषण कम करे, जो आवाज नहीं करे। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसे परिवहन के साधन में देखते हैं, जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी है वे आवाज करती हैं। लेकिन एक दुपहिया वाहन की बात करते हैं, जैसे एक दुपहिया वाहन चल रहा है जो हमारा स्कूटर और बाइक है, जो इलेक्ट्रिकल आ रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक विद्युत से चलने वाला, उस गाड़ी को बिना डीजल और पेट्रोल के आप उसको जो बिजली है विद्युत से उसको चार्ज करें मोबाइल की तरह, और जब चार्ज हो जाएगी तभी चलेगी और बिल्कुल आवाज नहीं करेगी। तो ये हमारा ध्वनि प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करने का एक अच्छा
एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऐसे में कम ध्वनि वाली मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में शोर नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जो बहुत अधिक शोर करते हैं, ध्वनि फैलाते हैं। ऐसे उपकरण लगाने चाहिए आसपास कि उस ध्वनि को वे अब्जॉर्ब कर लें, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में नहीं फैले। और मानव भी ऐसे अपने कानों में ऐसे उपकरण लगाए जो उससे अधिक आवाज नहीं सुने, जैसे ईयरफोन वगैरह कानों में पहनने के उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। शीतलकों का प्रयोग बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो गर्म जल निकलता है, उसमें ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए ताकि जो पानी है गर्म पानी को ठंडा किया जाए। शीतल का मतलब ठंडा, ठंडा किया जाए और तब उसको निष्कासित किया जाए। इसके साथ देते हैं कि सतत पोषणीय विकास, जो हमारा सतत पोषणीय विकास है, सतत का मतलब है लगातार, हमें लगातार विकास करना है। कैसा विकास करना है? ऐसा विकास करना है कि हमारा भी विकास हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है, कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हमारे संसाधन सेफ रहे। संसाधन उनके लिए भी हमको बचाए रखना है। ये नहीं है कि किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे सीमित भंडार हैं, जैसे जल है, कोयला है, लोहा है, ये खनिज पदार्थ है जो सीमित भंडार है। ये नहीं इनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़े, तो सतत पोषणीय विकास नहीं होगा। सतत पोषणीय विकास तब होगा कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों को बड़े बुद्धिमानी से, बड़े विवेक से उसका हमें प्रयोग करना है, अपना विकास भी करना है और पर्यावरण को संरक्षण करना है। कि कैसा विकास करना है? ऐसा विकास करना है कि पर्यावरण को नुकसान किए बिना, ऐसा नुकसान करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। जैसे मान लो कोयले की खान खोद रहे, तो खान इतनी अधिक गहरी नहीं करनी है कि जिससे भूस्खलन हो जाए या बरसात का पानी भर जाए, उसमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंग पैदा हो जाए, मच्छर पैदा हो जाए जो आसपास की कॉलोनी में फैल जाए। नहीं, हमको कोयला निकालना है, सीमित मात्रा में निकालना है। गवर्नमेंट के, सरकार के नियमों के अनुसार माइनिंग का कार्य, खनन का काम करना है। हमारा भी विकास हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए बचे और हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं हो। तो उसे कहते हैं सतत पोषण विकास, कि जिसमें ऐसा विकास हो, अपना विकास भी करें, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन भी बचे रहे। ये होता है संसाधन, ये होता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास की चुनौतियां जो हैं, उसके लिए पर्यावरण सचेतना से युक्त हमें आर्थिक विकास की जरूरत है। हमें ऐसा विकास करना है जिससे हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो ये था आज का हमारा बिंदु, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा लेते हैं एक, इस जो चैप्टर है आपका विनिर्माण उद्योग में, एक छोटा सा बिंदु और बच रहा है, एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर जो कॉर्पोरेशन है, उसका जो लेते हैं, जो पर्यावरण रोकथाम पर एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसको लेते हैं हम। क्या है ये आपका एनटीपीसी? एनटीपीसी को समझेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण पर रोकथाम के लिए उनके द्वारा बताए गए कुछ सुझाव है कि कौन कौन से सुझाव को देते हैं जिसका हमको प्रयोग करना चाहिए और जिसको ISO प्रमाणित मार्ग है 14001 और एक ऐसा ये उपकरण है जो हमें विद्युत यानी कि ऊर्जा प्रदान करता। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम का जो हमें सहायता प्रदान करता है, भारत देश में या हमारे देश में एक कॉरपोरेशन बना हुआ है, एक निगम बना हुआ है
जिस निगम का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम द्वारा दिखाया गया मार्ग कि जो एनटीपीसी है उसने हमको कौन सा मार्ग यानी कौन सा रास्ता दिखाया, किसके लिए? पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए, कि हमें पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे रोकना है। उसके लिए हमको राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम ने कौन सा रास्ता दिखाया, क्या मार्ग दिखाया, क्या इसका उद्देश्य है, वे पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका? राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह का। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम विद्युत प्रदान करने वाला मुख्य निगम। ये हमारे भारत देश में विद्युत प्रदान करने वाला मुख्य एक निगम है, एक कॉरपोरेशन है, हमें विद्युत प्रदान करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम के पास यानी इसके पास पर्यावरणीय प्रबंधन जो ईएमएस है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, ईएमएस की जो फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की पर्यावरणीय प्रबंधन जो व्यवस्था है उसके लिए आईएसओ प्रमाण प्राप्त है, जिसका नंबर 14001 के लिए आईएसओ एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है, एक दस्तावेज है। किसके बारे में? कि पर्यावरणीय प्रबंधन के बारे में इसको आईएसओ जो मार्क है वे इसके पास में प्रमाण पत्र है कि हाँ ये जो राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह ये पर्यावरण संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, इसको ये प्रमाण पत्र मिला। अब देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंटल है, प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल संसाधन हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकता है, तेल संसाधन, गैस संसाधन, ईंधन आदि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे हमारे प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे हमारे जीव जंतु, या कह सकते हैं कि हमारे जैविक और अजैविक जो भी है उन सब की का संरक्षण करने का हिमायती है कौन? राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह। ये जो हमारा राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह है ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करने का हिमायती है, हिदायती है, तो उसकी संरक्षण नीति करता है। इसको ध्यान में रखते हुए किसको? इसको जो एनटीपीसी है राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह, इसको ध्यान में रखते हुए ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है कि ऐसे विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे कि जो राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह के जो नियम है उनका हम फॉलो करें, उसका पालन करें, उनका पालन करें, तो तभी हम ऐसे विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। कौन कौन से वे जो है इसके जो निम्न है। नंबर वन आधुनिकतम तकनीक पर आधारित, जो आधुनिक जो तकनीकी है, जो आज की जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग, जो आज वर्तमान में जो हमारी तकनीकी चल रही है उनके उपकरणों का सही उपयोग करना
और जो हमारे पास में जो उपकरण है विद्यमान, विद्यमान माने जो हमारे पास में उपकरण उपलब्ध है उनका सही उपयोग करना, उसमें उपकरणों में हमें सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। किसका उद्देश्य है? ये उद्देश्य है हमारा राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह पर, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह। उसके बाद में है हमारा नंबर 2। उसके बाद तो फर्स्ट इसका आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग, कि जो आधुनिक जो तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करना, और जो हमारे पास में विद्यमान है, विद्यमान है अवेलेबल है जो भी उपकरण है, उसमें अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो उसको सुधार करना है। नंबर 2, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अवशिष्ट, जो अधिकतम जो राख है उसका यानी कि प्रयोग कर अवशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन करना, यानी ऐसी मशीनों का प्रयोग करना जो कम से कम अवशिष्ट पदार्थ निकाले, और जो राख है, अधिकतम जो राख है, उस राख का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल का मतलब प्रयोग करना चाहिए। इस्तेमाल कर अवशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करना। नंबर 3, तीसरा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र। पारिस्थितिक संतुलन क्या है? जो हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध है, हमारे जो भी जैविक और अजैविक है, जैसे छोटे से छोटा कीट पतंग है और बड़े से बड़ा जानवर, हाथी या हवेल मछली है, और या जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक जो वनस्पति हैं, ये सभी हमारे पारिस्थितिक संतुलन, जो पारिस्थितिक है, उसके हमारे सदस्य हैं। ये हमारे पारिस्थितिक के एक अंग हैं। तो कह रहा है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र, हरित क्षेत्र का मतलब है वृक्षारोपण। हमें हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखना है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। हरित क्षेत्र की सुरक्षा करना, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति की सुरक्षा करना। अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या हमारा पर्यावरण सुरक्षित बच सकता है? नहीं बच सकता। कदापि पर्यावरण सुरक्षित नहीं बच सकता। पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है तो हमें हरित क्षेत्र की, प्राकृतिक वनस्पति की भी, उसका भी संरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करना है। तो इसके लिए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, कि हर व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, कि अधिक से अधिक पेड़ों की संख्या लगाए, वृक्ष लगाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने जन्मदिन के ऊपर तो एक पौधा अवश्य लगा सकता है और उसका पालन कर सकता है, जिससे हमारे यानी कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वे स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 4, तरल अपशिष्ट प्रबंधन। जो हमारे लिक्विड पदार्थ है, जो उद्योगों से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है, जैसे पानी है। अब पानी जब किसी उद्योग से निकलता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की अवशिष्ट यानी अशुद्धियां मिली होती है। चाहे कोई केमिकल की फैक्ट्री तो केमिकल मिल रहा हो, कोई रंग रोगन का वस्त्र उद्योग का है तो उससे मिले हुए केमिकल्स है, या कोई उसमें पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, जैसे लोहे के छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं, कांच के टुकड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं। तो कह रहा है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त, कुछ ऐसे भी है जिसमें राख मिली हो, राख युक्त जलीय पुनः चक्रण तथा राख संग्रहण प्रबंधन। तो हमें उसका चक्रण करना चाहिए, पुनः चक्रण। चक्रण का मतलब उसको स्वच्छ करना चाहिए, बार बार उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। और राख संग्रहण, जो राख है ऐसे है, उसको हमें इकट्ठा करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। राख संग्रहण प्रबंधन द्वारा
पर्यावरण प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। क्या बताया इसमें कि तरल अवशिष्ट प्रबंधन, जो तरल पदार्थ है जिसमें कोई ना कोई अवशिष्ट या अशुद्ध मिली है, उसको रिसाइकिल में या उसको पुनः चक्रण करने के लिए एक ऐसा प्रबंधन या ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी कमेटी, ऐसी समिति का हमें निर्माण करना चाहिए ताकि तरल अवशिष्ट पदार्थों का हम उसका निष्कासन कर सके और राख युक्त कि ऐसा राख युक्त ना जिसमें राख मिली हुई हो, किसमें, जल में, तो उसका भी ऐसा प्रबंधन हो कि उस जल से राख अलग करें और पानी को अलग करें। किसके माध्यम से? पुनः चक्रण, कि उसका ऐसे उसको चक्रण किया जाए। चक्रण का मतलब उसको शुद्ध किया जाए कि पानी को तब तक शुद्ध किया जाए तब तक पानी और जल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे पर्यावरण की प्रदूषण से बचाया जा सके। लास्ट बिंदु हमारा 5, सभी ऊर्जा संयंत्रों का, जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, चाहे वे हमारा तेल से संबंधित हो, गैस से संबंधित हो, डीजल से संबंधित हो, पेट्रोल से संबंधित हो, या जो सोलर प्लांट है सौर ऊर्जा वाले उससे संबंधित हो, तो कह रहा है कि सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटरिंग का मतलब है एक तरह से उसका ऑब्जर्व करना, उसका सुपरविजन करना, सर्वेक्षण करना कि जितने भी ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं हमारे भारत देश में, जितने भी ऊर्जा के संयंत्र केंद्र लगे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको हम उसमें स्थिरता बरतें, उसकी समय समय का ऊपर उसका सर्वे करना चाहिए, उसका सर्वेक्षण करना चाहिए, उसका सुपरविजन करना चाहिए। कहीं वे गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उनके संयंत्रों से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उसका हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी है। और क्या करनी चाहिए? समीक्षा का मतलब उसका अवलोकन करना चाहिए, उसकी अवलोकन करना चाहिए क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें बुराई है। अगर जो बुराई है उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए, तब उसकी हम समीक्षा कर पाएंगे। और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन, और जो भी ऊर्जा संयंत्रों से हमारे को डेटाज मिल रहे हैं, आंकड़े मिल रहे हैं, उनको तुरंत जो हमारी आधुनिक जो तकनीकी है, ऑनलाइन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से ऑनलाइन आंकड़ों का तुरंत हमें प्रेषित कर देना चाहिए ताकि उस समस्या का समाधान तुरंत हो सके और हमारे पर्यावरण निम्नीकरण को हम बचा सके। तो आज का हमारा बिंदु ये था, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के कौन कौन से उपाय। आज की जो वीडियो थी, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि पर्यावरणीय निम्नीकरण को कैसे हम बचा सकते हैं, कौन कौन से सुझाव थे, और साथ में दूसरा बिंदु था कि जो एनटीपीसी को मैंने बताया कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको हम राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह निगम के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह किस प्रकार से हमारी सहायता करता है कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, हाँ अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जो आज जो प्राकृतिक आपदा का जो समय चल रहा है, जो एक कोरोना जो वायरस की बीमारी चल रही है, जो दूर दराज में बैठे हुए और घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी शेयर करना ताकि वे इसका अधिक से अधिक अध्ययन कर सके और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप मैसेज के माध्यम से या इस पर कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। और
एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।